हेलो फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ आपके लिए माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में जो बीएड डीएड और डीएलएड करते हैं उनको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में लिखने के लिए आता है, या हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं। जब हम बीएड या डीएड या डीएलएड करते हैं तो हमें एक फ़ाइल दी जाती है, उसमें हमें लिखना होता है माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कि यार लिखें उसमें किस तरह से हमें उसमें लिखना है। तो वही सारा मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आपके सामने वो फ़ाइल लेके आई हूँ, ताकि आप इसमें से समझ के आसानी से लिख सकें। वैसे मैं आपको समझा भी दूँगी कि किस तरह से आपको लिखना है। तो जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग होता है, उसमें कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं? ऐसे तो 16 कौशल होते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको 16 ही लिखने हैं। आप 8 से 10 भी इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें ये देखो, हमारा सूक्ष्म शिक्षण का इस तरह से हमारा जो चक्र है वो काम करता है। आप वीडियो को रोक के इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें सबसे पहले जब हम फाइल बनाते हैं तो हमें सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सबसे पहले हमें लिखना होता है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, कि भाई सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है वो देखो, जैसे सेवाकालीन या सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने की तकनीक है। ये पूरी तरह से प्रशिक्षण का जैसे कि हम सूक्ष्म शिक्षण मतलब जो शिक्षण का सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म से ही हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो शिक्षण है, टीचिंग के बारे में ये अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो जैसे हमारा रहता है ना कि जो सेवाकालीन जो है, जो सेवा दे रहे हैं, मतलब जो पहले हमारे सेवा दे चुके हैं, जैसे रिटायर हो चुके हैं, या फिर सेवारत है, मतलब कोई जो टीचर हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं या सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, जैसे कि हमारा जो रिटायर हो चुके हैं होते हैं, वो भी भाई काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है उन लोगों को। तो उनकी नज़र में हम कर सकते हैं ये काम, या फिर जो अभी पढ़ा रहे हैं हमारे टीचर्स, तो उनको भी काफ़ी नॉलेज होता है, तो हम उनकी नज़र में भी अगर ये प्रशिक्षण ले तो भी हमें काफ़ी नॉलेज मिल जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण वही होता है कि जो हमारा प्रशिक्षण होता है, जो जैसे अगर हम टीचर बन रहे हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो किस तरह से हमें पढ़ाना है उसके बारे में जो स्टार्टिंग में हमें रहता है कि उसका शिक्षण हमें पता होना चाहिए कि सूक्ष्म रूप में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी जो पाठ्य योजना बनाते हैं, फिर जो हमारे साथ में शिक्षक होते हैं या फिर अब जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमें ऑब्जर्व करते हैं कि हमने जो पढ़ाया, जैसा भी पढ़ाया, वो सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, जो कमी है, क्या कमियां रह गई हैं, उसके बारे में वो हमें मार्किंग करते हैं, नंबर देते हैं कि हाँ आपने ये सही किया है या नहीं किया है। तो ये उसके बारे में होता है सूक्ष्म शिक्षण, है ना। तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को रोक के इसमें से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सर्च करके भी लिख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे उसके प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप 4, 5, 6, 7 जितना भी आप चाहें लिख सकते हैं इसमें। फिर आता है सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। तो हम चाहें तो ये चक्र बना के भी यहाँ पर उसको दर्शा सकते हैं। आप चाहें तो बनाएं, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपको बनाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर हमें लिखना है उसकी कुछ परिभाषाएं लिख सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा अलग अलग जो हमारे लेखक होते हैं वो अलग अलग उनकी परिभाषाएं देते हैं, तो हम उनके बारे में कुछ परिभाषाएं लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 जितनी भी आपकी मर्जी है उसकी परिभाषा आप दे दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम लिख सकते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। फिर उसके बारे में लिखने के बाद हम लिख सकते हैं उसकी सूक्ष्म शिक्षण में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, तो उसकी सावधानियों के बारे में लिख सकते हैं। फिर आता है हमारी उपयोगिता, हम उसकी उपयोगिता लिख सकते हैं कि क्या क्या उसकी उपयोगिता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में कुछ जो कौशल होते हैं उसमें सबसे पहला कौशल होता है हमारा प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल क्या होता है? प्रस्तावना नाम से ही हम समझ रहे हैं कि प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन, है ना।
तो किसी भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, उसके बारे में बहुत ऐसी जानकारी देंगे जो बच्चों को बहुत आसानी से पता हो। जैसे कि मान लीजिए हम व्रत पढ़ा रहे हैं ना, तो हम इसमें व्रत के बारे में समझेंगे। तो जब ये पूरा समझ लेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है। प्रस्तावना से पहले आप बस ये समझ लो कि प्रस्तावना मतलब हमें उसका इंट्रोडक्शन देना है। भाई हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो सबसे पहले क्या बताते हैं हम, कॉमन सी चीज़ें, अपना नाम, है ना। तो इसी तरह से प्रस्तावना कौशल में भी होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तावना कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना। तो यहाँ पर रहेगा कौशल का नाम, तो हम जिस कौशल के बारे में लिख रहे हैं, प्रस्तावना कौशल के बारे में लिख रहे हैं, तो प्रस्तावना कौशल डाल देंगे। विषय डाल देंगे, गणित है, हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जो भी है। फिर प्रकरण में हम डालेंगे कि भाई उस विषय का हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। जैसे गणित है तो हम व्रत है, आयत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम ले सकते हैं। हिंदी है तो हम संधि, समास, जिसके बारे में भी समझा रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान है तो हम किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझा रहे हैं, या जिस भी टॉपिक के बारे में हम समझा रहे हैं वो हमारा प्रकरण में आ जाता है। फिर यहाँ रहता है कक्षा, भाई किस कक्षा में है आप, जिसके बारे में समझा रहे हैं वो टॉपिक किस कक्षा में है। समय, जो सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है वो लगभग 5 से 6 मिनट का ही होता है। भाई हम प्रस्तावना में ही ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो फिर हम आगे क्या करवाएंगे, है ना। तो जो हमारा पूरा लेसन प्लान होता है उसमें ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर, जो हमारा छोटे छोटे कौशलों से मिलकर बनता है हमारा पूरा लेसन प्लान। तो ये उसी का एक सूक्ष्म रूप है कि भाई उसमें पहले हमें प्रस्तावना देनी होती है, फिर हमें कुछ मौखिक दिखा कर समझाना होता है, ब्लैक बोर्ड पे समझाना होता है। तो इस तरह से उसमें कौशल, स्टेप बाय स्टेप कौशल चलते हैं। तो सबसे पहला हमने कौशल देख लिया है कि प्रस्तावना कौशल। अब देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। तो प्रस्तावना कौशल में जो होता है 3 कॉलम बनाए जाते हैं। पहले तो क्रमांक का होता है, फिर छात्र अध्यापिका, अगर आप अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, अगर आप अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, और इधर आएगी आपकी छात्र क्रिया। तो इसमें आपको जिस भी प्रकरण के बारे में आप समझा रहे हैं इसमें सबसे छोटा सा छोटा क्वेश्चन लेना है। ऐसे क्वेश्चन हमें 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन लेना है जो बच्चे आसानी से जिनका जवाब दे सके। और फिर लास्ट क्वेश्चन हमें ऐसा लेना है जिसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि भाई जो हमारा प्रकरण है उसके बारे में हमें लास्ट में एक क्वेश्चन लेना है। और क्वेश्चनों का क्रम इस तरह से बनाना है कि 4-5 क्वेश्चन में हमारा व्रत से संबंधित क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि हम यहाँ पर व्रत के बारे में समझ रहे हैं, तो हमने क्या पूछा बच्चों से कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो बच्चे आसानी से बता देंगे कि कार से, बस से, साइकिल से, ट्रेन से, बहुत सारे नाम वो आसानी से ले देंगे। फिर अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर जो आंसर है उसी से आपको अगला क्वेश्चन बनाना है। जैसे आपको चैट सिस्टम समझते हैं ना, जैसे हम चैट करते हैं तो हम कोई क्वेश्चन करते हैं या हम कोई मैसेज करते हैं तो सामने से हमें उसी मैसेज के थ्रू ही रिप्लाई मिलता है ना। भाई इस अभी मुझे यही एग्जांपल याद आ रहा था, बस आप उससे समझ लीजिएगा कि किस तरह से करना है। तो जैसे कि उन्होंने, बच्चों ने हमें क्या बताया कि कार से, बस से, ट्रेन से, है ना, साइकिल से, जो भी उन्होंने आंसर दिया। अब हम इसी से अगला क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। जो भी आप समझा रहे हैं, जो पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, बच्चों का जो आंसर रहेगा उसी आंसर से संबंधित आपको अगला क्वेश्चन बनाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इसको जिगजैग समझ के कर लो, जो भी आपको समझ में आया उस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने क्या बनाया कि बस, कार, बस आदि को हम क्या कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे कि यातायात के साधन है ये, है ना। तो अगला क्वेश्चन, अब इसी से हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि सभी यातायात के साधन किसकी सहायता से चलते हैं। तो बच्चे बता देंगे कि पहिए की सहायता से चलते हैं। फिर अब पहिए से अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि पहिए का जो आकार है वो कैसा होता है। तो बच्चे कहेंगे कि वृत्त के आकार का, गोलाकार भी कहेंगे तो भाई गोलाकार भी वृत्त का ही आकार होता है ना। तो वो बच्चे आसानी से बता देंगे कि वृत्त के आकार का होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं,
तो बच्चे व्रत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं व्रत के बारे में, तो वो कह देंगे कि या तो मौन रह जाएंगे या फिर कुछ कह नहीं पाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इस तरह से हमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछना है जिसके बच्चे आसानी से जवाब दें, और फिर आखिरी क्वेश्चन हमें लेना है ऐसा जिसमें बच्चे थोड़ा सा उसका जवाब ना दे पाए। और वहीं से हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वहीं से हमारा बनेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम क्या लिखेंगे, अच्छा बच्चों आज हम व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। क्योंकि बच्चे कहाँ पर रुक गए थे, कहाँ उन्हें समस्या आ रही थी कि व्रत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो व्रत के बारे में वो कुछ नहीं जान पा रहे थे, ज़्यादा उन्हें व्रत के बारे में जानकारी नहीं थी। तो वो कहाँ पर उन्हें समस्या हो रही है, व्रत में। तो फिर अब हम उन्हें क्या बताएंगे, व्रत के बारे में बताएंगे। भाई हमें क्लास में जा रहे हैं, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, तो जिस टॉपिक में हम समझा रहे हैं, जहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जहाँ से उन्हें समस्या होती है, हम वहीं से उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं, है ना। पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ तक बच्चों को पता है, अब हमें इसके आगे से पढ़ाना है। उसी तरह से यहाँ से फिर हम उद्देश्य कथन ले लेंगे, और ये है हमारा जो प्रस्तावना कौशल है वो समाप्त हो जाएगा। इतना ही आपको लिखना है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन लेना है, आप इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आती है हमारी पर्यवेक्षण अनुसूची। प्रस्तावना कौशल की जो पर्यवेक्षण अनुसूची होती है उसमें घटक होते हैं, और न्यूनतम अधिकतम जो हमारे पर्यवेक्षक रहेंगे, साथी पर्यवेक्षक, वो हमें अंक देंगे। जैसे कि हमारा पहला घटक क्या है कि शिक्षण ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया। देखो हमने उसके पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया या नहीं, हमने किया। हमने उनसे क्या, बच्चों से क्या पूछा था कि आप यातायात के साधन के बारे में क्या जानते हैं। हमने उनसे जो क्वेश्चन किया था कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो बच्चों को ये पहले से पता है, यातायात के साधन है ये भी अब उनको पहले से पता है, और जो आकार है उसको व्रत का आकार है, ये सारी चीज़ें पहले से उन्हें पता है। तो जो हमारे साथी पर्यवेक्षक है वो ये देख के ऑब्जर्व करके हमें नंबर देगा कि भाई हमने उसका प्रयोग किया है या नहीं। अगर हम नहीं करेंगे तो वो न्यूनतम भी हम दे सकता है। जैसे हमने अगर उसका सही से प्रयोग नहीं किया तो वो 1 या 2 में हमें रोक सकता है, और अगर हमने उसका अच्छे से प्रयोग किया है तो वो हमें अच्छी मार्किंग करेंगे। इस तरह से फिर होता है कि प्रश्नों को विषय वस्तु से जोड़ा गया है या नहीं। जो प्रश्न हमने पूछे, पता है लगे हम व्रत के बारे में पढ़ा रहे हैं और हम क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ से वहाँ तक हम कैसे जाते हैं, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमारे विषय से संबंधित ही नहीं है, तो क्या होगा, जो साथी पर्यवेक्षक होगा वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। वो क्या कहेगा आपको, बस 0 या 1, जो संतुष्ट नहीं होगा तो आपको कम नंबर देगा। इसी तरह से प्रश्न श्रृंखलाबद्ध, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि एक जो आंसर आएगा, बच्चे जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसी से आपको अगला क्वेश्चन बनाना है। तो वो क्या है, श्रृंखलाबद्ध। ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन कर लिया, उन्होंने आंसर दिया यातायात के साधन, फिर अगला क्वेश्चन आपने कुछ और पूछ लिया, है ना। तो ऐसे श्रृंखलाबद्ध नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। तो अगर आपने श्रृंखलाबद्ध किया है तो वो आपको अच्छी मार्किंग देंगे, 5 से 6 नंबर आपको दे देंगे। फिर क्या होगा, उचित सामग्री का प्रयोग किया गया है या नहीं। आप जो किसी टॉपिक के बारे में समझा रहे हैं तो आपने उसमें उचित सामग्री का प्रयोग किया है या नहीं, उसके बारे में आपको मार्किंग मिलेगी। फिर अगला रहेगा हमारे कि प्रश्नों की भाषा भाषा का सरलता उपयोग किया गया है या नहीं। जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पूछ रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा है, हमें कैसे सरलतम भाषा का प्रयोग करना है जो बच्चे आसानी से समझ लें। तो इस तरह से हम उसके घटक ले सकते हैं और अधिकतम न्यूनतम उनके अंक को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जब भी वो हमारा साथी पर्यवेक्षक जो है चेक करेगा तो वो हमें मार्किंग कर देगा। फिर आलोचना या सुझाव अगर वो देना चाहें तो यहाँ पर वो आलोचना या सुझाव दे सकते हैं। तो ये है हमारा प्रस्तावना कौशल, है ना। ये आपको स्टार्टिंग में इस तरह से लिखना है, फिर आपको ये अनुसूची बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगला कौशल जब भी मैं आपको अपलोड करूँगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कौशल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।